morning. Very warm welcome to News Edge with Faria Aziz. पाकिस्तान की सियासत सूबाई असम्बली को उनकी तहलील करने, उनकी तहलील रुकवाने, इसी के ऊपर घूमती हुई नजर आ रही है। इमरान खान ने चंद रोज कबल असम्बलीज की तहलील का जब ऐलान किया तो हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलानात किए। उसके अलावा गवर्नर राज के समेत कई और ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। एक ऑप्शन ये भी था कि चौधरी परवेज इलाही से राब्ता करके पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जाए। आज चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात हुई। जब तक ये मुलाकात नहीं हो रही थी तो बड़ी स्पेक्यूलेशंस थी। आज क्या वो स्पेक्यूलेशंस खत्म हो गई हैं? चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को ऑफिशियली ये यकीन दिलाया है कि वो जब चाहेंगे असेंबलीज तहलील कर दी जाएंगी। इमरान खान से मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही ने एक ट्वीट भी किया, अगर आप उसको देखिए। उन्होंने कहा, इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तहलील करने में रत्ती भर भी ताखीर नहीं की जाएगी। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। चौधरी परवेज इलाही की जब ये मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसके बाद परवेज खटक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेट्स वॉच हिम। मसला नहीं है, ये इशू इतना नहीं है जितना उठाया गया। परवेज इलाही और इमरान खान दोनों कोई तारीख मुकर्रर की गई है असेंबली तहलील करने की? खान साहब बताएगा क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, लेकिन वो हम एक पेज पर है, जो खान फैसला करेगा हम सब उसके ऑर्डर के। ओके, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो तक नजर आ रहा है। मुल्क की तारीख के उन चंद मौक़ों में से हम ये एक मौका देख रहे हैं कि जब कोई हुकूमत अपनी असेंबली खुद तोड़ना चाह रही है, जबकि अपोजिशन असेंबली बहाल रखना चाह रही है। आज से चंद माह कबल भी तहरीक अदम एतमाद के मौके पर जब तहरीक इंसाफ ने असेंबली तहरीर करके अपनी ही हुकूमत खत्म की तो उस वक्त की अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट जाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहाल करवाया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां बचाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। साबिक सदर जरदारी ने दावा किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने और तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं और इस हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास अददी अक्सरियत है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया आज आसमा शराजी साहबा को। लेट्स वॉच हिम। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या तासुर मिला सदर आसिफ जरदारी का बड़े अरसे के बाद एक इंटरव्यू, क्या तासुर मिला आपको? शुक्रिया फरिया। देखिए, मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने ये बात तो की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो ला पाएंगे। और अगर ला पाए तो मुझे फिर मामला हाई कोर्ट तक ही जाते नज़र आते हैं। वही जो माजी में हमदा शहबाज वाला सिनेरियो ही सामने आता है, क्योंकि अब जो लीगल हिच है वो बहुत ज़्यादा है। अब इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी उठ के दूसरी तरफ आके बैठ जाए। तो आई डोंट नो कि उनके पास, ज़ाहिर है जरदारी साहब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस फील्ड के, उनके पास बहुत सी ट्रिक्स होंगी, लेकिन अपेरेंटली ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स मुझे लग रही है। और इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने की बात हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरदारी साहब भी उससे उन्होंने एक फिलर ज़रूर छोड़ा है, क्योंकि ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट जब उन्होंने ये कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग नाराज़, वो अपना कुछ लोग गुमराह हो गए, उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस वाला जुमला नहीं था उनका, पूरे एतमाद नहीं थे वो। जो नंबर गेम है उस हिसाब से ये कुछ तो तकरीबन सैकड़ों में होने चाहिए जो नाराज हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने ज़्यादा इस तरीके से मेरा ख्याल है चीज़ हो नहीं पाएगी जिस तरीके से। असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अगर तहलील कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, एक तो सिनेरियो ये होगा कि आप उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे। जाहिर है जो इस वक्त जो अपोजिशन है वो तो इमरान खान से गुफ्तगू नहीं करती, ना इमरान खान उनसे बात करने को तैयार है। तो फिर अल्टीमेटली बात कहाँ जाएगी? बात जाएगी इलेक्शन कमीशन पे, जिस पर इमरान खान को एतमाद नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन फिर इंटरम चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट बनाएगा। तो अब उसमें भी वो भी मेरा ख्याल है आज वो होगा। दूसरे, गालिबन परवेज इलाही साहब ने उनको अपना इनपुट ज़रूर दिया है कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। यानी पंजाब में आप फिर वो कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि फिर ज़ाहिर है एक इंटरम सेटअप होगा। पंजाब में आपकी हुकूमत कम से कम 3 महीने तक तो नहीं होगी पंजाब में आपकी हुकूमत। तो अगर 3 महीने तक नहीं होगी तो 3 महीने में वफाक में भी आपकी हुकूमत नहीं होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत नहीं होगी। तो इमरान खान फिर क्या आज़ाद कश्मीर या उधर जाके बैठेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है वफाक का जो एटीट्यूड है
उनके साथ पॉलिटिकल टेंशन है वो और बढ़ेगी। तो मेरा, और फिर इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, उनको लाइफ थ्रेट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब ने उनसे ज़रूर यकीनन ये बात की होगी कि बेहतर है कि हम 6 महीने अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, कुछ इस तरह की जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको कंप्लीट करें, और फिर हम जो है उस वक्त अगर सब जाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को फ़ायदा जिसका हो सकता है वो क्या हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के दोबारा इलेक्शंस होते हैं और जो 5 साल के लिए होंगे, और इमरान खान को जिस तरह लग रहा है कि वो यहाँ पंजाब से ख़ास तौर पे, खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी वैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन उनको लगता है कि पंजाब में भी वो एक ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आकर उनका अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा फिर, या उन्होंने परवेज़ इलाही को अगर कोई गारंटी दी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इम्कान इसी का है कि फिर पीटीआई का चीफ मिनिस्टर होगा। तो जो आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे तो उस वक्त पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं होगी, और ये गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट या जो भी जीतेगा उसकी गवर्नमेंट होगी दोनों जगह पे। और कौमी असेंबली के इंतखाबात जब इन जगहों पे होंगे तो गवर्नमेंट उसी की होती है, और गवर्नमेंट का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। तो मेरे ख्याल में वो एक एडवांटेज, दोनों चीज़ें सोची होंगी, क्योंकि बहरहाल विफाक अपना जो पीडीएम की गवर्नमेंट वो है वो अपना कुछ ना कुछ वो देख रही है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस देख रही हैं, लेकिन पीटीआई के पास ने यकीनन ये गौर किया होगा कि ये दोनों ऑप्शंस उनके पास हैं, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर होगा। ये जाहिर है इमरान खान जब फैसला करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही ने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता ये है कि उन्होंने रिजोल्यूशन के खिलाफ उन्होंने अपना इनपुट दिया होगा। 3 महीने चाहिए उनको कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे करने की, ये खबरें तो आई हैं, लेकिन अंदरूनी बात क्या हुई हम अभी पता करेंगे। मारिया मेमन साहबा, ये तो टेक्निकल साइड बताई है अभी मजहर अब्बास साहब ने, लेकिन एक सियासी पहलू भी है इस वक्त जो तासुर जा रहा है। पहले तो हम जरा देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिए और इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या दिया। लेट्स वॉच दैट। हैं राब्ते में, पंजाब में भी हैं और इस तरह केपी में भी लोग नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। पूरी की पूरी असेंबली जो है डिज़ोल्व होती है तो उसको नए इंतखाब से नई लीज मिलती है 5 साल की, तो अगले इलेक्शन में जो है ना वो बाकी असेंबलियों के साथ उनके इंतखाब नहीं हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक अनोमली क्रिएट। सो डिफेंस मिनिस्टर ने तो वही नर्व गेम खेली है जैसे कि हमने देखा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी बात की। इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। इलेक्शन का बाइकॉट और असेंबलियां तोड़ने का अमल सियासी तौर पे कभी भी वो ना किसी सियासी जमात के लिए और ना मुल्क के लिए सूदमंद साबित हुआ है। लेकिन अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में, तो दोनों असेंबलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असेंबलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन अपने वक्त पे। माया मेमन साहब, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, एक परसेप्शन ये अनफॉर्चुनेटली बन गया है कि खान साहब बजिद हैं कि इलेक्शन में जाना है, कॉन्फिडेंट हैं, जबकि दूसरी तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना। अल्टीमेटली जब भी इलेक्शन में जाना है इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये जो पोस्चरिंग कर रही है पीडीएम? ये जी साय ऑप्स होता है। जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन से चूंकि पीडीएम जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, इसको ये ताने दे रही थी पीटीआई के आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो आज जरा उन्होंने थोड़ा सा अपने वोटर को भी जगाने के लिए और उसको हौसला देने के लिए कि भाई हम भाग नहीं रहे। आज जरदारी साहब ने भी कहा कि असेंबली टूट जाएगी तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे, पंजाब के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे पास कैंडिडेट है, हम वो फील्ड करेंगे। पीएमएलएन भी कह रही, राणा साहब भी कह रहे हैं हम इलेक्शन कर लेंगे। देखिए इसमें 2-3 अहम बातें हैं। अगर पंजाब के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ा जो वहां सियासी कैच 22 सिचुएशन है वो पीएमएलक्यू के लिए है। अब उनको तय ये करना है कि अपनी 6 से 8 महीने की वजारत आला को मुकद्दम रखना है या मुंसफ इलाही साहब के सियासी मुस्तकबिल को। अभी मैं देख रही हूँ वो एक टेलीविजन पे बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि अगर मकबूलियत को कैश कराना होगा तो अभी फौरी इलेक्शन में जाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ वो बजट देकर भी जाना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो एक घाग और रियलिस्टिक सियासतदान भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो उसके लिए उन्हें वक्त दरकार है। तो अब ये फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन एक और बात भी है, ये इत्तेहादी हुकूमत का एक और डिलेमा ये है
कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हुकूमत खत्म कर भी देते हैं परवेज इलाही साहब, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पीटीआई के सपोर्ट के बगैर तो नहीं हुकूमत उनकी कायम रह सकती, तो उन्होंने ये भी तय करना है कि इस्तीफा देने के बाद जो अगला सेटअप या जो अगली सीट एडजस्टमेंट होनी है, टिकटिंग की बात होनी है, इसके अंदर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी पीटीआई के साथ, तो वो भी इन्होंने नेगोशिएट करना है। पिछली दफा भी पीएमएलक्यू की नशिस्त से अगर पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट ना होती तो उनके पास से एक गेम चेंजिंग नंबर जो कि 10 वोट्स है वो ना होता। सो अगर वो आज अपना असेंबली तहलील करते हैं तो अगले इलेक्शन के अंदर वो क्या नेगोशिएट करते हैं पीटीआई के साथ। मुनस्सिर इलाही साहब क्या पीएमएलक्यू से इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, होगा क्या, तो वो भी नेगोशिएट करना है परवेज इलाही साहब को, और उसके लिए डेफिनेटली उनको वक्त दरकार होगा। राइट सो एक तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि निगोशिएट कर लेते इलेक्शन से पहले, उसके बाद आपको जो सीटें मिले उन्हीं सीटों के बेस पे आप दोबारा रीनिगोशिएट कर लें। वेरी इंटरेस्टिंग। सो फैसल चौधरी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि जो इंटरिम पीरियड है, एक तो सवाल मजहर अब्बास साहब ने उठाया है कि उसमें आप लाएंगे कैसे निगरान सेटअप जब आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब को जो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि असेंबली तहलील हो जाते हैं तो हम आइन में गुंजाइश है कि इलेक्शन 90 दिन के बजाय मजीद इल्तवा का शिकार हो, ये कौन सी गुंजाइश है आइन में? ये आइन पता नहीं किस मुल्क का राना सनाउल्लाह साहब ने पढ़ा, पाकिस्तान के आइन में तो ऐसी गुंजाइश नहीं है। उसमें तो आर्टिकल 224 जो है बड़ा क्लियर है, अगर आर्टिकल 58 और 112 के तहत असेंबली डिज़ोल्व होती है तो केयर टेकर सेटअप जो है, आउट गोइंग जो असेंबलीज हैं प्रोविंशियल असेंबली के 6 मेंबर हुकूमत और 6 मेंबर अपोजिशन के, वो स्पीकर साहब के साथ बैठेंगे और इंटरिम सेटअप का नेगोशिएट होगा। अगर वो नहीं हो सकते तो 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है इंटरिम सेटअप। मेरे ख्याल में ये जो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें ये बातें डेफिनेटली डिस्कस हो रही होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला नज़र ये आ रहा है कि शायद जो पीडीएम की हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं फेस करना चाह रही, और ये अगर क्योंकि कोई भी सियासी जमात जो है सिर्फ इलेक्शन हारने के डर से तो लोगों के पास ना जाए, ये तो एक बड़ी अजीब बात लगती है। ये जमहूरियत की तो नफ़ी है, जमहूरियत की तो बुनियाद ही इलेक्शन है, लोगों का मैंडेट है। तो अगर उस तरह से जाते हैं तो जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं होगा, और अगर ऐसा मामला होगा तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे। जो भी इस किस्म की एफर्ट करेगा और उसको आइन का भी सामना करना पड़ेगा, कानून का भी सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन में एडवेंचर्स जो हैं रियासत में नहीं चलते और ना ही एडवेंचर्स करने चाहिए, हमने अभी रिसेंट पास में देखा है कि एडवेंचर्स के हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन या रिएक्शन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी करे वो एडवेंचर। सो ये आपकी बात मेरा नहीं ख्याल के कोर्ट्स को इसमें पॉलिटिकल मामलात में आना चाहिए, लेकिन एक बिगर सोच भी तो होनी चाहिए ना, रियासत और मुल्क के बारे में भी सोच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एडवेंचरिज्म होगा तो उसका रिएक्शन होता है और पॉलिटिकल रिएक्शंस बड़े बुरे होते हैं। आगे जो हमने तारीख से सबक नहीं सीखा है तो उसका आज शाखसाना पूरा कौम पूरी मुल्क भुगत रहे हैं, तो इसको किसी ट्रैक पे भी तो लाना है ना। इसी तरह से तो नहीं चला जा सकता जिस तरह से चल रहा है। तो इस चीजों को बैक पे लाने के लिए वाज़ेह है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, तो ये बात अब पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग में वाज़ेह तौर पर आ चुकी है कि ये दो ही सूबों में होंगे इलेक्शंस। देखिए, उनका तो जो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गैम्बल है वो इसलिए है कि इस वक्त तो पॉपुलैरिटी की जो रेशो उनके पास खान साहब की शक्ल में मौजूद है उसको अल्टरनेट नहीं है, और उससे जो नवाज लीग जो है ख़ासकर पंजाब में जरदारी साहब तो जस्ट आई थिंक उनका क्योंकि पंजाब में इतना ज़्यादा स्टेक है नहीं ना केपी में, उनका तो ज़्यादा दिलचस्पी सिंध में है, लिहाजा वो अपना पॉलिटिकल एक ग्रैंड स्टैंडिंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पंजाब में जरदारी साहब या केपी में वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रही है तहरीक इंसाफ जिससे पूरा मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये दोनों असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो पीडीएम हुकूमत के पास पॉलिटिकली कोई ऐसी चॉइस होगी कि वो इसको लिंगर ऑन करें या ड्रैग करें। उनको इलेक्शन में आना पड़ेगा, और इलेक्शन जो है वही
एक जवाब होगा इस सारे क्राइसिस का, जो मौजूदा ऑनगोइंग क्राइसिस है, इसको रेजोल्यूशन के लिए। तो पीटीआई जो है वो तो अपनी हर मुमकिन एफर्ट करेगी कि वो उनको इलेक्शन फोर्स कर सके। अब वो इलेक्शन जो है अगर इतनी बड़ी तादाद में, देखिए ना पंजाब और केपी की जो रेशोज है आपकी सीटों की, वो तकरीबन 80% पूरे इलेक्टोरल हाउस की जो प्रोविंशियल और फेडरल की बनती है, तो उसमें बनती है। इसके साथ एक और भी देखिए, अगर ये दोनों इलेक्शंस हो जाते हैं इन 2 सूबों में, लेट्स सपोज, तो उसके 2 बड़े असरात होंगे। एक तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन, ये जो अभी मजहर अब्बास साहब ने एक तजिया किया, तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो फोर्थ कमिंग गवर्नमेंट होगी उसके अंडर होंगे, और फिर सेनेट के इलेक्शन, हाफ ऑफ द सेनेट के 2023 में इलेक्शन है। सो ये सारी चीजें जो हैं कोई भी पॉलिटिकल जमात जो है वो सोच रही होगी, और उसको इमरान खान साहब ने तो जाहिर है उनकी तो एक पूरी तहरीक और एक पूरा जो मामला था वो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर है कि री इलेक्शन, और उन्होंने यकनिकाती एजेंडा रखा हुआ है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं हो सका, तो लिहाजा वो तो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन फोर्स कर सके। सो मजहर अब्बास साहब, एक बहुत अहम फिगर यहाँ पर ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब का है। परवेज इलाही साहब की सियासत को देखिए, आप बड़े ऐसे से उसको देख भी रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट तो नजर आती है, कभी नवाज शरीफ साहब के साथ, कभी मुशर्रफ साहब के साथ भी, जरदारी साहब के साथ भी, अब खान साहब के साथ, खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे के फिर उनके साथ। तो ये कोई अचंभे की बात तो नहीं होगी कि उनके लिए कोई और ऑप्शन अभी भी हो आपके लिए? ऑप्शन रह गया है परवेज इलाही साहब के पास, जाहिर है उनके पास, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुनीस इलाही अपना फ्यूचर जो है वो पीटीआई में देख रहे हैं, वो पीएमएलक्यू में उस तरीके से नहीं देख रहे। जो चौधरी परवेज इलाही, वो पीरियड और था जब पीएमएलक्यू बनी थी, 2002 में बनी थी, और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने उन पर हाथ रखा, और ना सिर्फ हाथ रखा बल्कि इवन इमरान खान ने मुशर्रफ से जो ताल्लुक तोड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह चौधरी पर मुशर्रफ साहब का हाथ रखना था। और जिस मीटिंग में इमरान खान थे और जिस मीटिंग में परवेज मुशर्रफ ने कहा इमरान खान से कि क्योंकि पीएमएलएन का मुकाबला करना है लिहाजा चौधरियों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इमरान खान और महराज मोहम्मद खान जो वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे, तो इमरान खान ने उसके बाद वो उठ के चले आए और यही कहा बाहर निकल के कि परवेज मुशर्रफ ने जो है पंजाब के चोर और डाकुओं को ला के मुसल्लत कर दिया, मैं हाई रेट करता था। तो ये सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती रही हैं। आज सिचुएशन मुख्तलिफ है, जाहिर है जो 10 अप्रैल के बाद सूरत हाल बनी उसमें चौधरी परवेज इलाही और मुनीस इलाही एक तरफ हो गए, चौधरी शुजात दूसरी तरफ हो गए, तो अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन वो थोड़ा सा फैसल चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे थे, असल चीज़ ये है कि सेनेट के जो हाफ सेनेट के इलेक्शन होंगे वो 2024 में हैं, 2023 में नहीं हैं। लेकिन 2024 में होंगे तो पीटीआई ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होगी जिस तरह वो समझ रहे हैं। तो अगर वो ये इलेक्शन करा देते हैं पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, और पीडीएम नहीं कराती इलेक्शन, कौमी असेंबली और बलूचिस्तान और सिंध असेंबलियाँ नहीं डिज़ोल्व होती, तो 2024 में जो सेनेट बनेगी उसमें तो फिर पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। और ये जो क्योंकि अगर उनको ये इत्मीनान है कि हम, अब मैं उस एजम्पशन पे ही बात कह रहे हैं कि उनको ये क्योंकि इत्मीनान है कि वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी ले लेंगे। केपी में तो है, लेकिन पंजाब में अगर वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ले लेते हैं तो फिर तो पीडीएम के लिए आगे चल के और मुश्किलात होंगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने स्ट्रोक तो बहुत अच्छा खेला है, लेकिन पीडीएम अगर ये नहीं करती, ये डिसॉल्व नहीं करती कौमी असेंबली, तो पीडीएम के लिए, पीडीएम बिल्कुल एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आके अपने आप को खड़ा कर दिया है पीडीएम ने कि जहां अगर वो सारी असेंबलियों को डिसॉल्व करते हैं तो इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पे आ जाएंगे। यानी वो डिमांड जो उनकी मेन डिमांड 10 अप्रैल से चल रही है वो पूरी हो जाएगी, फ्रेश इलेक्शंस की, अर्ली इलेक्शंस की। और अगर वो नहीं करते, पीडीएम नहीं करती, तो फिर वो रिस्क लेंगे कि अगले कौमी असेंबली के जो इलेक्शन होंगे वो जो केपी और पंजाब असेंबली में जो गवर्नमेंट बनेगी नए इलेक्शन के बाद, ये अगर इन्होंने तहलील कर दी तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा पीडीएम प्रॉब्लम में आ जाएगी अगर वो पंजाब ये वाले इलेक्शन नहीं जीतती। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का एतमाद जो है, और इमरान खान उस एतमाद से खेल रहे हैं। अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ज़रूरी भी नहीं है कि पंजाब असेंबली में वो जो गैम्बल खेल रहे हैं
पंजाब असेंबली में ऐसे ही पूरे पंजाब में उनको सीटें मिल जाएं। ठीक, क्योंकि बहरहाल पीएमएलएन डाउन जरूर है, बट पीएमएलएन इज नॉट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट। पीएमएलएन इज वेरी मच देयर। तो देखना ये कि पीएमएलएन अपने कार्ड्स कैसे खेलती है, लेकिन बहरहाल इमरान खान का एक सियासी मूव है और मेरा ख्याल है स्मार्ट मूव है। राइट। सो मरियम मेमन साहिबा, हमने पीएमएलक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू देखा, पीटीआई का। पीएमएलएन, क्योंकि पंजाब में मेन स्टेक होल्डर पीएमएलएन या पीटीआई को कहा जाता है, पीपल्स पार्टी जो भी कहे, लेकिन उसका वो स्टेक इस वक्त हमें नजर नहीं आता है। पिछले इलेक्शन को होने को कुछ भी हो सकता है, हम इन्हीं को दो मेन कॉन्टेस्टेंट समझेंगे। पीएमएलएन के लिए पंजाब बहुत अहम है। सो इस वक्त क्या आपके ख्याल से क्या मद्देनजर होगा पीएमएलएन के कैंप्स में? इस वक्त उनके जो कैंप की नंबर 1 तरजीह है फरिया, वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। क्योंकि वो बरबला इस बात को कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बगैर ना तो उनकी कैंपेन में जान होगी, और अगर हम गुज़िश्ता चंद इलेक्शंस के नताइज देख लें, जीबी की कैंपेन मरियम बीबी ने लीड की, उतने हौसला अफजा रिजल्ट नहीं आए जितने पीएमएल एक्सपेक्ट कर रही थी। आजाद कश्मीर के इलेक्शन, अगेन मरियम बीबी ने वहां उसको लीड किया, उस कैंपेन को, नहीं उसके इतने हौसला अफजा असरात सामने आए। पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शन, उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ और अपनी सख्त नापसंदीदगी के बावजूद, क्योंकि वो जो लोटे जिनको कहते हैं आम इस्तिलाह में, वो कैंडिडेट्स जो टर्न कोट थे, उनकी कैंपेन भी मरियम बीबी ने चलाई और बड़े ही बादिल नखास्ता चलाई है, ऑन रिकॉर्ड बात है, लेकिन उसमें भी इतनी कामयाबी नहीं हुई है। सो पीएमएलएन समझती है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बगैर इमरान खान साहब के बयानिए का सामना करना आसान नहीं है। अब वो वापस कैसे आएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी रुकावटें उनके सामने खड़ी है, ना एहली है, जेल जाने का खदशा है, ये दो बड़े पहाड़ जैसे जो उनके सामने चैलेंजेस हैं, इसको अबूर करना है। ये भी पीटीआई के कैंप्स के अंदर एक सोच है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन की शराइत तय होने के बाद वापस आने दिया जाएगा तो वो उस पर शोर नहीं करेंगे, वरना अगर इलेक्शन की कोई भी डेट या कोई भी पस मंजर में बात की बगैर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पीटीआई भी बहुत उस हवाले से एक सियासी तौर पे सूरत हाल का फायदा उठाएगी और वो जो अपना करप्शन और ये सारे नैरेटिव को और प्रोपोगेट करेगी। तो अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा फरिया कि कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में इलेक्शन के बारे में कोई जो आइस है वो थॉ हो चुकी है। सो नंबर 1 प्रायोरिटी नवाज शरीफ साहब की वापसी एंड लीडिंग द कैंपेन। ठीक है, ये बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है। सो फैसल चौधरी साहब, क्विकली, क्या लीगली क्या क्या मसाइल दरपेश हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी में? इत्तेजाज एहसन साहब का ओपिनियन ये है कि इतने कोई मुश्किल मामलात नहीं है। नहीं, देखिए लीगली तो उनको एक ही चैलेंज है ना, पहले तो उनके ऊपर जो वो एक एफिडेविट देके गए हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्ट जेल में लैंड करते हैं, क्या उनको बेल मिलती है? क्योंकि नॉर्मल तो हालात में जो है ऐसी आम कोई आदमी हो मेरे जैसा, आप लोगों जैसा, तो फिर तो उसके लिए निज़ाम और है। लेकिन नवाज शरीफ साहब पे किस्मत की देवी हमेशा मेहरबान रही है, तो वो जब आते हैं तो फिर मामलात काफ़ी और तरह से डील किए जाते हैं। वो जब मुशर्रफ साहब के बाद भी आए थे तो फिर उनकी 9 साल बाद किसी की रिव्यू दोबारा उनका वो हुआ, जो कभी 30 दिन के अंदर होता है, आम आदमी की तो बात भी नहीं सुनी जाती। एनीवेज वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए मियाँ साहब को तो ज़ाहिर है पहला तो डिसीजन उन्होंने लेना है ना कि वापस आना है, और वापस आके अगर फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल खड़ी होती है, कोई मुसीबत खड़ी होती है, तो उसका वो सामना करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त वो नज़र तो नहीं आ रहा कि उनका कोई ऐसा मोड है कि वो आए, और इसी वजह से बिल्कुल मरियम मोहम्मद साहबा ने सही कहा है कि जो पीएमएल नवाज है, देखिए पाकिस्तान में पार्टियां जो हैं वो शख्सी पार्टियां होती हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ की एब्सेंस जो है वो नवाज लीग को काफ़ी डैमेज की है। लेकिन मैं अब अपना एनालिसिस, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर मियाँ साहब इस वक्त वापस आ भी जाते हैं तो वो इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान साहब जिस टाइम पे उनको वापस आके उनका मुकाबला करना था, वो टाइम काफ़ी वो गुजर चुका है। अब इमरान खान साहब पॉलिटिकली बहुत ऊपर हैं बाकी जमातों से, बाकी शख्सियात से। नहीं, वो देखिए अगर वो थोड़ा बहुत अगर वो कर सकें तो कर सकें, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो खासकर जो एमएनएस के इलेक्शन पीछे हुए हैं, उसमें पंजाब में भी इलेक्शन हुए, उसमें नवाज लीग के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट इसलिए हुए हैं कि उनकी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो तो उनको कैंपेन करने के लिए भी नहीं आई,
और जब उस पूरी हुकूमत उनके हाथ में थी तो पंजाब के इलेक्शन वो हार गए। ठीक, तो अगर इजाजत दें तो मारिया से क्विकली पूछ लेते हैं। मारिया, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो गेम चेंज हो जाएगी? देखें, पंजाब के अंदर अगर हम पिछले ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो पीटीआई ने अपना वोट बैंक बहुत इंप्रूव किया है। बिल्कुल, ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसको प्रूव करते हैं। लेकिन क्या पीएमएलएन ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है? अगर हम ये इस इलेक्शन को उठा के देख लें जहां पर इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट थे, तो बावजूद इसके कि एक बड़ा ही जोड़ तोड़ के एक इत्तेहाद बनाया, एक बयानी की कंफ्यूजन थी, इसके अलावा महंगाई थी, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कैंडिडेट थे उनका जाने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, फिर भी एक गुड फाइटिंग टोटल पीडीएम के जो इत्तेहाद ने वो सामने रखा। और अभी कैंडिडेट इमरान खान साहब थे। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और ये जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने तमाम खड़े करते हैं, आई स्टिल थिंक पीएमएलएन के चांसेस काफी अच्छे हैं एक फाइट बैक के लिए। क्या पीटीआई बहुत पॉपुलर है अपनी पॉपुलैरिटी की मिराज में? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ही वो अखाड़े में अकेले होंगे और पीएमएलएन के लिए उनके लिए कोई चैलेंज नहीं करेगी और उनको बड़ा वॉक ओवर मिल जाएगा, नहीं, एक बहुत ही अच्छा मैच पंजाब में पड़े। जाने से पहले 30 सेकंड्स है अनफॉर्चुनेटली। मजहबाज साहब, आप मारिया से एग्री करते हैं या फैसल चौधरी साहब से? नहीं, मेरा ख्याल है मारिया उस लिहाज से मैं एग्री करता हूँ। देखिए, अभी पीटीआई रिस्क जरूर लेगी। पीटीआई अपनी पॉपुलैरिटी के उस पर बिल्कुल पीक पर जरूर है, लेकिन क्या पंजाब में भी ऐसा ही है? पंजाब में याद रखें, पंजाब में पिछले 4 साल में पीटीआई ने लोकल बॉडीज इलेक्शंस नहीं कराए। और लोकल बॉडीज इलेक्शंस क्यों नहीं कराए? बिकॉज दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि पंजाब में वो रिजल्ट्स दे पाएंगे। और ये जो अभी एकदम पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, ये पिछले 5-6 महीने का है, ये पिछले 4 साल का ग्राफ नहीं है। 4 साल में, यानी इन 6 महीनों का अगर आप हटा दें तो पीटीआई का ग्राफ नीचे था और पीटीआई पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस नहीं जीत रही थी। और ये जो खास 20 ज़िमनी इलेक्शंस उन्होंने जीते हैं, जिनमें से 17-18 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में उन्होंने जीते हैं, यहाँ इंटरनल पीएमएलएन जो रिफ्ट थी वो इस पे थी कि जिन कैंडिडेट्स को दिए गए टिकट उनको पीएमएलएन ने नहीं एक्सेप्ट किया, उनके वर्कर्स ने। तो हम नहीं कह सकते कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब पूरी पंजाब असेंबली का इलेक्शन होगा और पीएमएलएन जो है वो जाएगी, और चाहे अगर नवाज शरीफ नहीं आए और मरियम नवाज साहिबा भी आ जाएं, तो पीएमएलएन जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूंसीज को बहुत अच्छी तरीके से समझती है जी। तो आसान नहीं होगा। और यही बात है कि मैच टफ होगा। पीटीआई बिल्कुल, जिस तरह 2018 में पीटीआई को बहुत ज़्यादा सक्सेस पंजाब में नहीं मिली, उस तरह के लिहाज से पीटीआई ने बहुत गेन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएमएलएन वाइप आउट हो जाएगी। तो हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन इससे जो हम एक रैप अप कर सकते हैं, नजर ये आ रहा है कि जो हमारे पैनल की मेजॉरिटी राय है कि फर्क पड़ेगा नवाज शरीफ साहब के आने से, और खास तौर पे पंजाब में फर्क पड़ेगा। उस हवाले से भी अगर नवाज शरीफ साहब के आने से पहले कोशिश करी है पीटीआई वहाँ पे इलेक्शन होने की, तो फिर ये एक और प्लस पॉइंट है। जब हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात होगी अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया, लेकिन उनके कत्ल के हकाइक अभी भी सामने नहीं आ सके। डायरेक्शन के हवाले से भी इतनी क्लैरिटी नहीं है। इस मामले पर केन्या और पाकिस्तान दोनों जगह आली सतही तहकीकाती टीमें तश्कील पाई, लेकिन ताहाल इन तहकीकात का कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकल सका। दोनों ममालिक में होने वाली तहकीकात से ये तासुर मिला कि शायद इन तहकीकात का मकसद असल हकाइक खोजने के बजाय कुछ और है। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में जो कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किसी इंक्वायरी कमीशन के सामने ही पेश की जाएगी। जरा देखिए। वो रिपोर्ट जमा कराने जा रहे हैं। वो रिपोर्ट जो है वो मेरे साथ डिस्कस हो चुकी है। वही हमारे फैक्ट्स फाइंडिंग के जो है वो रिजल्ट्स हैं, और वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है, वो इन्वेस्टिगेशन या किसी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको भी जमा हो जाएंगी। कल को अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है उसके सामने भी रख दी जाएगी। इंक्वायरी कमीशन जो है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो लिख चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा बनाया हुआ जो कमीशन था उसके ऊपर मरहूम की फैमिली ने इत्मीनान जाहिर नहीं किया था। वज़ीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर
कि कत्ल की जो तहकीकात है उसके बारे में ही जो आप मैंडेट नहीं दे रहे अगर किसी को कि वो बाकायदा तहकीक करे, इन्वेस्टिगेट करे, तो फिर नतीजा निकलना उसका है क्या? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन कुछ अर्से पहले केन्या के एक सहाफ़ी ने हमें इसी कमेटी के हवाले से क्या कहा था, ये भी देखिए। जवेरिया सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी हालिया दिनों में एक आर्टिकल भी लिखा, ख़ास तौर पे अपनी आई नो आप अरशद साहब आप प्राइवेट लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी लाइफ के बारे में एक आर्टिकल लिखा। बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा, उसे एसोसिएट किया, आपकी तकलीफ को महसूस किया। अब जो मेन सवाल है, आपको लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक है या कोई नतीजा निकलने लगा है, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है अरशद शरीफ के कत्ल में? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जिस तरह से उसे होना चाहिए था वो उस तरह से ना यहाँ पे हुई है और ना कीनिया में जो है वो हुई है। अभी तक ये आपने देखा होगा कि उन पुलिस वालों की आइडेंटिटी ही सामने नहीं लाई कि वो किधर है, आया कि वो कौन है, उन्होंने ये क्यों किया, और क्या हमारी हुकूमत ने, क्या कीनिया की हुकूमत को खत लिखा है कि इंटरपोल के जरिए से उन मुजरिमान को पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि उन पे जो है हम यहाँ पे मुकदमा चलाएं और उनको हम सजा दें? मुझे तो ऐसी कोई जो है वो नहीं नजर आती खतो किताबत दोनों ममालिक के दरमियान में। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या माइंडसेट है कि किसके ऊपर जो है वो इसका ब्लेम दिया जाना है, तो वो फिर उसी माइंडसेट के तहत जो है वो तहकीकात हो रही होगी और हुई होगी। मेरी भी बात हुई है FIA से और मैंने उनसे ये सवाल किया है और मैंने उनसे ये पूछा है कि मुझे ये बताया जाए कि मेरे शौहर के ऊपर ये FIR किसने की, मेरे शौहर को पाकिस्तान में हरासा कौन कर रहा था, मेरे शौहर को उसके चैनल से अफेयर किसने कराया था, मेरे शौहर को मुल्क छोड़ने पे किसने मजबूर किया। क्या मेरे इन सवालात का कोई जवाब देगा इस रियासत में? अगर इस रियासत में कोई कानून है या कोई ऐसी शख्सियात हैं जो कि अवाम का जो है या अवाम के हकूक को सेफगार्ड करती हैं, तो वो मुझे इस चीज का जो है वो जवाब दें। जब इन चीजों का जवाब मिल जाएगा ना, तो फिर शायद मुझे इनकी की हुई तफ्तीश के ऊपर या इनके जो है चीजों के ऊपर कोई ट्रस्ट होगा। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को खत भेजा है, मेरे वकील जो है मियां इशफाक को जमा करवाया है उन्होंने, और इसके अलावा मैंने इससे पहले सदर पाकिस्तान को भी खत भेजा है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई जो है वो जवाब नहीं आया। मैंने उनको टैग भी किया, वो ट्विटर पे बहुत मुतहरिक है, उनकी टीम बहुत मुतहरिक है, उनकी तरफ से भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज जो मेरा खत सबमिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने तमाम चीज़ों की निशानदेही की है कि हमारे साथ क्या होता रहा है और अब क्या हो रहा है। तो फिर देखते हैं कि हमें जो है सबसे आला अदालत की तरफ से इंसाफ मिलता है या नहीं। राइट मतलब साहब, कुछ सवालात जवेरिया ने उठाए, बार बार उठा रही हैं, कुछ हम ऐड भी कर देते हैं। मसलन अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पाकिस्तान और केन्या में तहकीकात का वाज़ेह नतीजा अभी तक नहीं निकल सका। केन्या में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात को तूल क्यों दिया गया? केन्या और पाकिस्तानी तहकीकाती हुक्काम ने एक दूसरे पर ताउन ना करने का इल्ज़ाम लगाया, ऐसा क्यों हुआ? अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी कंफ्यूज्ड आ रहा आई। उनके ज़ेर इस्तेमाल, ये जवेरिया पहले कई दफ़ा बात कर चुकी हैं, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स मिले ही नहीं, क्यों? सुप्रीम कोर्ट बार बार अपील्स के बावजूद मामले पर कमीशन बनाने से गुरेज करती हुई नजर आ रही है। ये क्या बड़े मुश्किल सवाल है मजहर साहब के इनके जवाबात नहीं तलाश किए जा सकते? देखिए फरिया, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन वैसे ही होनी चाहिए जैसे जमाल खोशगी की हुई थी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिपोर्टिंग। यानी वो मुल्क छोड़ के, आप उसकी रिपोर्टिंग से एग्री करें या ना करें, आप उसके शो से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये तो बात इस्टेब्लिश है ना कि उसके खिलाफ 16 FIRs थी। ये बात तो इस्टेब्लिश है कि वो 16 FIRs का ताल्लुक उसके शो से था। ये बात इस्टेब्लिश है कि वो जो बातें कर रहा था वो बातें कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। ये सारी चीज़ें जर्नलिस्टिक रिलेटेड ही बनती है ना, जभी तो वो मुल्क छोड़ के गया। वो मुल्क छोड़ के गया, वो कंडीशन, बाद सिचुएशन होता है कि आपको मुल्क से निकाल दिया जाता है, बाद सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपको सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सेफ्टी के थ्रेट्स हैं, आपको कोई जो है वो नहीं मिल रहा रिलीफ, तो आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान, यानी इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए ना। यानी मर्डर तो आता है एट द एंड ऑफ द ना,
शुरू में यह है कि वाई अरशद शरीफ लेफ्ट पाकिस्तान। यहाँ जो केसेस थे वो कंप्लेनेंट्स कौन हैं, पाकिस्तान भर में केसेस बने, उन पाकिस्तान भर में कंप्लेनेंट्स को पर्सनल क्या प्रॉब्लम थी विद अरशद शरीफ जिन्होंने कंप्लेंट्स की। इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट तो यहाँ से होता है कि अरशद शरीफ का मोटिव तो बाद में होगा, पहले तो ये कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसकी बिना पे अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के गया। सो कुछ और सवाल ऐड हो गए इस सवालात की लिस्ट में, लेकिन जवाब जी वज़ीर साहब बात मुकम्मल कर लें। अब अरशद शरीफ पहुंचा कीनिया में, वहां वो 2 महीने रहा। वो एक दूसरा फेज है, उस फेज में उसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, उसमें वकार का कैरेक्टर है, उसमें खुर्रम का कैरेक्टर है, उसमें कीनिया की पुलिस जो थी उसका एक बैकग्राउंड है कीनिया की पुलिस का। वो तो एग्जैक्टली वो है कि एक्चुअली मर्डर किसने किया और वो क्या फेक इनकाउंटर था, ये टारगेट किलिंग थी, ये उसका दूसरा फेज है। तो जब तक आप दोनों फेजेस को नहीं जोड़ेंगे, अभी क्या है कि अभी सिर्फ कीनिया की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जी वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ इसकी तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो आपने इंटरपोल को एंगेज करना ही करना है। आपने वकार को भी बुलाना है, आपने उन पुलिस वालों की कस्टडी भी वो करनी है, और जो उनके पास जो भी अरशद शरीफ के मोबाइल या जो भी चीज़ें हैं वो भी आपने ले ली हैं। तो मेरा ख्याल में कि इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल हुई है, तो वो मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें बिल्कुल यूएन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसमें उन इन्वेस्टिगेशन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक वेल नोन जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है अब्रॉड। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, इससे पहले एक हो चुका है मर्डर, लेकिन वो छोड़ चुका था न्यूज़। नाज़िर साहब, अगर इफ यू अलाउ मी, मारिया हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विक क्वेश्चन, आप मुतमईन हैं अभी तक जो हुई है इन्वेस्टिगेशन उससे? हरगिज नहीं, सिर्फ ये बयानबाजी है। और जो अब हम रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे हैं, हमारे तो खदशात कई गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब इन इन्वेस्टिगेशंस को जानबूझ के एक नए मोड़ की तरफ ये धकेल रहे हैं, जहां पे अरशद शरीफ की किरदार कशी के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करती हूँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कि अरशद तो चला गया है, उसके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी वालदा को किसी और किस्म के इमोशनल टॉर्चर के फेज से मत गुजारिएगा, झूठी कहानियां उसके बारे में मत घड़िएगा, उसकी किरदार कशी करने की कोशिश मत करिएगा। ये एक बहुत ही घिनौना फेल होगा, उसको कौम कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी और आपको माफ भी नहीं करेगी। हमें जो आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, हमारा खदशा है कि कहीं इस तरफ ही तहकीक ना जानबूझ के धकेली जा रही हो, तो खुदा के वास्ते एटलीस्ट एक जो शख्स जिसको इसने बेईमाना तरीके से उसको असैसिनेट किया गया हो, उसके किरदार को जरूर बख्श दीजिएगा। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए ये मत कीजिएगा। ये जुल्म उसके घर वालों और उसके बच्चों पे खास तौर पे, खुदा के लिए। राइट, हमने जो इंजीनियर मिनिस्टर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जरा एक ब्रेक ले लें राइट आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, अरशद साहब की वालिदा ने और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। अभी जवेरिया सदीक बिटानी है, उन्होंने भी लिखा। एक सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ लोग ये लेटर्स लिख रहे हैं, वो शेयर करे हैं, पोस्ट करे हैं। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तान से लोग लिख रहे हैं। तो क्या इसका हल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है आईनी और कानूनी तौर पे फंडामेंटल राइट्स की मुहाफिज है, आइन की मुहाफिज है। और अरशद शरीफ शहीद जो है उनका जो मर्डर है वो पाकिस्तान के कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये जब उनके ऊपर FIRs हो रही थी तो मैंने पिटीशन सबसे पहले की थी, तो उनकी बहुत वरी थी। और एक पैटर्न है, अगर आप देखें, ये स्टार्ट हुआ जब जियो के ऊपर जो है वो एक ब्लास्फेमी के केसेस बनाए गए पाकिस्तान में, और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि आप एक ऑकरेंस का एक से ज़्यादा FIR नहीं कर सकते। अरशद के ऊपर 16 हुए, अभी स्वाति साहब के ऊपर हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ पैटर्न।
कि वो एक जो है पीछे इस्तेमाल किया जाता है, पीछे रह के लोग को आगे किया जाता है, जो है एक पर्चे कराए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, और फिर एक तरीक़ाकार है कि जुडिशल करा के फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से चौथे शहर उनको अजियत देने के लिए एक ये 90s में ये PML नवाज और ये जब ये होती थी, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो भी दरबदर हुआ करती थी, तो एक पैटर्न है, और क्योंकि वही हुकूमत में है तो वही पैटर्न इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा भी लोग हैं। राइट, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कहा कि पैटर्न वही है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खामोशी जो है, कौम इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। मैं बतौर वकील मैं भी उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इसके ऊपर जो है वो खामोश नहीं बैठे और एक इफेक्टिवली एक कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन बना। अतर मनीला साहब की कोर्ट में ये बिल्कुल वो देखें, उधर अतर साहब के साथ उन्होंने अतर मनीला साहब को बहुत दफा उन्होंने बताया भी है, और अतर मनीला साहब ने फ्रैंकली स्पीकिंग अतर शरीफ साहब की, अरशद शरीफ शहीद की बहुत उस वक्त देखभाल जो कानून के अंदर रह के की जा सकती थी उन्होंने की भी, और उनकी वजह से काफी ज्यादा बचत हुई। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ज्यादा उनको हदफ बना लिया गया कि उसके ऊपर, मतलब देखिए ना, दुबई में उनकी वालदा ने जो लेटर लिखा है, अभी आज उनकी बेटी ने लेटर लिखा है, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर जज के नाम से अलहदा लेटर लिखा गया है उनके, अब उसने बच्ची ने अपने हाथ से लिख के भेजा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्यूज किया है। तो आप देखिए, उस अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनकी वालदा एक्यूज कर रही हैं, वो वारसों में से हैं, तो फिर उनकी तहकीकात या फैक्ट फाइंडिंग का तो कोई जवाब नहीं है ना। बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई थी तो UN का एक मिशन आया था, उन्होंने पूरी तहकीक की थी। तो अरशद शरीफ जो है, रियासत का बुनियादी काम ही अपने शहरियों की जान माल, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया। जवेरिया, अगर आप शेयर करना चाहती हैं अपना लेटर का मतन तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। जी फलिया, मैंने जिस तरीके से रिक्वेस्ट की थी सदर पाकिस्तान को, उसी तरीके से मैंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, ताकि जो मेरे शहीद शौहर हैं अरशद शरीफ, उनके कत्ल के हवाले से जो है वो सही तहकीकात हो सके और इन महरक़ात को देखा जाए कि कीनिया में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ। इस केस के दोनों महरक़ात पे एक जो है इस तरह की तफ्तीश होने की ज़रूरत है जिसको एक आज़ाद जो है वो कमीशन करे। इसके साथ मेरा आलमी तौर पे ये मुतालबा है कि UN का जो है वो कमीशन बनाया जाए और वो जो है इस कत्ल की जो है वो तहकीकात करे। राइट, सो वही मुतालबा है जो कि हम देखा कि इससे पहले मज़हर अब्बास साहब भी कह के गए हैं। और ये बड़ी अहम होती है इस तरह की जब भी तहकीक होती है कि आप मैंडेट क्या देते हैं तहकीकाती कमेटी को या टीम को। हमने देखा केन्या में भी हमें ये बताया गया कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया, उनसे सिर्फ कहा क्या आप ये देख लें कि अभी सूरत हाल क्या है। और ये वाली जो गई थी फैक्ट फाइंडिंग, उसको भी हवाले से ये कहा कि वो एक अपना ख़ास जहन बना कर गए थे। सो ये बातें हम नहीं कह रहे, ये ऑन रिकॉर्ड हैं, ये लोगों ने ऑब्जर्व की हैं, नज़र आ रहा है कि क्या मैंडेट दिया गया इन्वेस्टिगेशन को। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मीडिया पे एक मिस इन्फॉर्मेशन का पहाड़ है, जिसमें कभी किसी का नाम लिया जाता है, कभी किसी का, इन द एब्सेंस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ये कैसे हो सकता है कि आप इंक्लूजन बता रहे हैं। सो ये तमाम मामलात हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रे एरिया में लेके जा रहे हैं। एक ही तरफ नज़र आती है सबकी, एक ही तरफ उम्मीद नज़र आती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।